तक हम लोग आईएसएलएम में जो मेन चीज पढ़े, हम लोग आईएसएलएम में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पढ़े कि ये डिमांड की तरह ही वाला चैप्टर है। यहां पे आपका दो चीज का रिलेशनशिप सेट किया गया, इंटरेस्ट एंड इनकम। इनकम का दूसरा नाम यहां पे जीडीपी बोला, और साथ साथ में लोग बात किया इन्वेस्टमेंट का भी। तो ये चीज हम लोग पढ़े कि इंटरेस्ट के साथ ये इनकम, जीडीपी या इन्वेस्टमेंट, ये सब भाई भाई है, इनका आपस में क्या रिश्ता है, इस बात को समझाया गया गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट के मदद से। गुड्स मार्केट में तुम्हारा जीडीपी और इनकम का बात हुआ, इंटरेस्ट के साथ, यानी इंटरेस्ट के अप डाउन होने से जीडीपी यानी इनकम पे क्या इफेक्ट होता है उसका बात हुआ। और मनी मार्केट में बात हुआ मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई के बारे में बात, जिसका आज करना है बात। इस मॉडल को नाम दिया गया आईएस मॉडल, और इस मॉडल को नाम दिया गया एलएम मॉडल। हम लोग ये पढ़े, सबसे पहला बात हम लोग क्या पढ़े, हम लोग सबसे पहला बात पढ़े थे सर डेफिनेशन। तो देखो सबसे पहले आईएस मॉडल का हम लोग डेफिनेशन पढ़े थे। डेफिनेशन में क्या पढ़े कि इंटरेस्ट रेट और इक्विलिब्रियम इन जीडीपी का रिलेशनशिप बताता है। ये किसको नजर में रखते हुए, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग का बात करते हुए, जब इन्वेस्टमेंट आई इक्वल टू एस है ये मानते हुए। और हम लास्ट क्लास में साबित किया था आई इक्वल टू एस कैसे है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई वाला एक रिलेशनशिप पढ़ते हैं हम लोग। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है, सी प्लस आई, और एग्रीगेट सप्लाई का सी प्लस एस, सी कट गया तो आई इक्वल टू एस वाला बात ये लोग करता है। तो ये लोग बोलता है कि जब इनकम इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग है, जब इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग है, उस समय तुम्हारे इंटरेस्ट और इनकम का यानी जीडीपी का रिश्ता क्या है। तो बोला ये नेगेटिव रिलेशनशिप है। इंटरेस्ट रेट अगर बढ़े तो जीडीपी गिरता है, इंटरेस्ट रेट गिरे तो जीडीपी बढ़ता है, और इंटरेस्ट रेट बढ़े तो जीडीपी गिर जाता है। बाकी फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। सर वो बाकी फैक्टर क्या है, अगले 2 मिनट में आएगा। तो ये बात इसी डायग्राम से ये चीज समझाया गया कि इंटरेस्ट अगर 5% है तो देश का जीडीपी अगर 100 है, तो इंटरेस्ट अगर कम हो जाए तो देश का जीडीपी 120 हो जाएगा अगर इंटरेस्ट 4 हो गया तो इंटरेस्ट गिरने से जीडीपी बढ़ता है एंड वाइस वर्सा। ये बात हम लोग पिछला क्लास में पढ़े। हम लोग सेकंड बात क्या पढ़े इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कि डेरिवेशन कैसे हुआ। तो डेरिवेशन का बात जब हम लोग पढ़े तो डेरिवेशन को हम लोग बोले 2-3 डायग्राम को हम लोग ड्रॉ करके बात करेंगे डेरिवेशन का। तो हम लोग लास्ट क्लास में जो बात की थी हम झटाक से बात कर रहे हैं, एकदम फटाक से। तो यहाँ पे तुमको एग्रीगेट डिमांड है, यहाँ तुम्हारा जीडीपी है देश का, जीडीपी इनकम इन्वेस्टमेंट जो बोल लो। साथ में हम लोग बोले यहाँ पर रिश्ता साबित कर रहे हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट का रिलेशनशिप, और ये कर्व आपका आईएस कर्व बनेगा इन दोनों की मदद से। तो अगर तुम्हारे देश का इंटरेस्ट रेट है 5% और तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है मान लो 100 रुपया, 5% इंटरेस्ट पे इन्वेस्टमेंट है 100 रुपया, तो यही 5% यहां पर भी आएगा, क्योंकि ये शो करता है इंटरेस्ट एंड जीडीपी का रिलेशनशिप। ये शो करता है एग्रीगेट डिमांड एंड जीडीपी का रिश्ता। ये शो करता है तुम्हारा इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट का रिश्ता, और ये शो करता है इंटरेस्ट एंड जीडीपी का रिश्ता। तो हम लोग बोले अगर इंटरेस्ट रेट 5% है देश में, तो यही इंटरेस्ट रेट यहां भी 5% ही होगा, क्योंकि दोनों चार्ट इंटरेस्ट शो कर रहा है यहाँ पे एक्स एक्सिस में, सॉरी वाई एक्सिस में। अब अगर, और ये चार्ट क्या शो करता है, इनकम और कंजम्पशन का रिश्ता। जीडीपी यानी इनकम, ये इनकम का लाइन है। एग्रीगेट डिमांड माने खर्चा, तो कंजम्पशन का लाइन है। ये तुम्हारा कंजम्पशन और इनकम का रिश्ता शो करता है, जहां दोनों मीट करे वो इक्विलिब्रियम है। अल्टीमेटली ये दोनों आके यहां टच हुआ, तो ये तुम्हारा एक पॉइंट बना। अब अगर कोई कारण से देश में इंटरेस्ट रेट गिर जाए, 4% हो जाए, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा,
क्योंकि ब्याज कम होते ही बिजनेसमैन लोग लेंगे लोन और उसको इन्वेस्ट करेंगे आगे, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। 4% होते इन्वेस्टमेंट 120 हो जाएगा मान लो। तो अगर ये नया इंटरेस्ट का रेट है तो यहां भी यही इंटरेस्ट का रेट रहेगा। लेकिन जैसे ही तुम्हारा देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तुम्हारा कंजम्पशन क्या होगा? बढ़ जाएगा। इनकम का लाइन और ऊपर जाएगा, कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये नया इनकम का पॉइंट बन रहा है। ये Y1 था, ये Y2 हो जाएगा। तो हम फिर बोले थे इनकम का लाइन यहां पे नीचे तक आएगा। अब ये दोनों लाइन एक दूसरे को यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये इंटरेस्ट का लाइन है तुम्हारा और ये तुम्हारा इनकम का लाइन है डॉट डॉट वाला। ये दोनों यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो नया इक्विलिब्रियम यहां बन रहा है। तो यहां भी y इक्वल टू एस था, यहां भी y इक्वल टू एस है। यहां पर भी जब ये दोनों सेम ही पॉइंट को डिनोट करता है तो ये भी y इक्वल टू एस है, ये भी y इक्वल टू एस है। क्योंकि इक्विलिब्रियम कब होगा? जब I इक्वल टू एस है, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एस है। जब इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग होगा तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा देश में। जितना तुम सेव करते हो उतना इन्वेस्ट भी कर देते हो। यही देश के लिए सबसे अच्छा सिचुएशन है, बैलेंस्ड सिचुएशन है। तो अल्टीमेटली यहां दोनों का इक्विलिब्रियम बन रहा है। तो ये दोनों लाइन अगर हम टच करें तो ये मेरा कर्व बनता है। यानी सर मेरा मेरा एक क्वेश्चन है। बोलो सर आपने बोला जो वो जितना इनकम करेंगे उतना ही पूरा इन्वेस्ट कर देंगे। मान के चल रहा है तुम्हारा इकोनॉमी, ये मान के चलता है I इक्वल टू एस होगा। तुम अगर तिजोरी में पैसा रखना चालू कर दो देश के इकोनॉमी के लिए बुरा सिचुएशन। अच्छा, मतलब एजम्पशन है ये बिल्कुल एजम्पशन है कि जितना लोग कमा रहे हैं वो तिजोरी में नहीं रखते हैं, उसको कहीं तो लगा ही दे रहे हैं। अब बात तो तुम्हारा सच है, तुम बोलना यही चाहते हो सर ऐसा होता तो नहीं है ना? क्योंकि आज हम लाख रुपया कमाते हैं तो क्या हम लाख रुपया खर्चा करते हैं, लाख रुपया बैंक में रख देते हैं क्या? हम क्या करते हैं उस लाख रुपया का? थोड़ा रुपया अपने घर के अलमीरा में भी रखता ही होगा, कैश बॉक्स में। तुम अपने तो क्या बोल रहे हो? हाँ, इमरजेंसी में तो काम आएगा। हाँ रखते हैं ना। तो ये लोग इमरजेंसी में तो काम आएगा। हाँ हाँ, ये लोग हाइपोथेटिकली ये मान रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात तुमको चार्ट में समझ में आया। एग्जाम में लिखना है कि हम फटाक से बोल दे रहे हैं कि यहां पे वही बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट का इन्वेस्टमेंट के साथ पहले क्या रिश्ता है वो समझाना। कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर गिरेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, पहले ये बात समझाना। फिर बोलना जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। तो जिसके कारण मेरा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा। यानी मेरा अगर इंटरेस्ट बढ़े तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़े तो इंटरेस्ट अगर गिरे इंटरेस्ट अगर गिरे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, तो देश का जीडीपी भी बढ़ता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ने से जीडीपी बढ़ता है। तो यानी आपस में रिश्ता कैसा है? इनवर्स, नेगेटिव, डाउनवर्ड स्लोपिंग। यही बात आपको पहले एक बार इस तरीके से समझाना है, फिर रिवर्स में समझाना कि अगर इंटरेस्ट बढ़ जाता तो इन्वेस्टमेंट क्या होता? गिर जाता। इन्वेस्टमेंट गिरता तो देश का इनकम गिरता। तो तुम्हारा नया इक्विलिब्रियम कहां बनता? यहां बनता। क्योंकि देखो अब क्या होता, अगर मान लो कोई कारण से इंटरेस्ट रेट बढ़ गया देश में, तो इंटरेस्ट बढ़ने के कारण क्या होगा? इन्वेस्टमेंट गिर जाएगा। इन्वेस्टमेंट गिरेगा तो तुम्हारे देश का खर्चा भी कम होगा, क्योंकि इनकम कम होगा तो खर्चा भी कम करेंगे लोग। खर्चा कम होगा तो नया इक्विलिब्रियम यहां बनेगा। तो ये दोनों लाइन यहां एक दूसरे को टच करेगा। ये देखो ये यहां आ रहा है, इनकम का लाइन से यहां टच कर रहा है। तो बढ़े या गिरे अल्टीमेटली जो ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन करके बनेगा वो मेरा आईएस कर्व होगा। तो आईएस कर्व का डेरिवेशन एग्जाम में पूछेगा, तो ये 3 डायग्राम ड्रॉ करके आना और ये रिश्ता बता के आ जाना। थर्ड क्वेश्चन तुमको इस पार्ट में पूछेगा कि आईएस कर्व शिफ्ट कब होता है। तो हम पहले ही बोला था इंटरेस्ट को छोड़ के अदर फैक्टर के कारण जब जीडीपी पे इंपैक्ट आए तो आईएस कर्व शिफ्ट होगा। तो यहां पे बोल दिया इंटरेस्ट इज कांस्टेंट, इंटरेस्ट रेट इज कांस्टेंट, अदर फैक्टर चेंजेस। अदर फैक्टर क्या क्या है सर? बिजनेस टैक्सेस बढ़ जाए, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, कंज्यूमर का सेविंग का रेट बढ़ जाए, मतलब सेव ज्यादा करने लग जाए कंज्यूमर, परसेंटेज का बात हो रहा है यहाँ पे, या फिर चेंज इन एक्सपोर्ट हो जाए। तो इसके कारण तुम्हारा इंटरेस्ट रेट तो वहीं का वहीं रह जाएगा। ये अगर इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट वहीं का वहीं रहेगा। सॉरी रुको,
एक मिनट, मेरा इंटरेस्ट रेट और ये मेरा आईएस कर्व का बात, तो मेरा इंटरेस्ट रेट जो है वो तो वहीं का वहीं रहेगा ना, इंटरेस्ट रेट में नो चेंज, क्योंकि हम बोल रहे हैं इंटरेस्ट कांस्टेंट। और ऊपर तुम्हारा इनकम में क्या हो रहा है, तुम्हारा इनकम बढ़ रहा है, तुम्हारा खर्चा भी बढ़ रहा है। तो जब भी ये टच करके आएगा ये नए नए पॉइंट पे टच करेगा, तो हर बार मेरा आईएस कर्व चेंज होता रहेगा, तो शिफ्ट हो रहा है। तो जब मेरा यहां इंटरेस्ट फैक्टर चेंज नहीं हो रहा, अदर फैक्टर के कारण जब मेरा जीडीपी और एक्सपेंडिचर में चेंजेस आएगा, एग्रीगेट डिमांड में और जीडीपी में चेंजेस आएगा, तो इंटरेस्ट का लाइन फिर वही है। मान लो कोई कारण से मेरा खर्चा बढ़ गया, तो ये मेरा नया पॉइंट यहां टच हो रहा है, यहां फिर नया कर्व बन जाएगा, तो यहां पे शिफ्ट इन राइट, शिफ्ट इन लेफ्ट, तो मेरा आईएस कर्व शिफ्ट हो रहा है, मूव नहीं। इसका रीजंस वाला फैक्टर्स हम उस दिन भी समझाया था। ये देखो यहाँ पे नोट्स एग्जाम में कैसे लिख के आओगे, यहाँ समझाया हुआ है। और अब एलएम मॉडल की तरफ मूव करेंगे हम लोग। उस दिन तक यहाँ तक पढ़ाई हुआ था। देखो बिजनेस टैक्सेस अगर बढ़ेगा तो देश का प्रॉफिट्स कम होगा, क्योंकि टैक्स ज्यादा देगा तो बिजनेसमैन के पास प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो बिजनेसमैन डीमोटिवेट होगा, वो इन्वेस्ट कम करेगा, क्योंकि उसको लगेगा कमाई तो हो ही नहीं रहा है, तो और इन्वेस्ट करके क्या फायदा। तो इन्वेस्टमेंट कम होगा तो एग्रीगेट डिमांड गिरेगा, एग्रीगेट डिमांड गिरेगा तो आईएस कर्व लेफ्ट शिफ्ट होगा। उल्टा लिख के आ जाना, टैक्सेस कम होगा तब क्या होगा। वैसे ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर बढ़ा दे, गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा करेगा, ज्यादा खर्चा करना मतलब एग्रीगेट डिमांड बढ़ना, क्योंकि कंजम्पशन कर्व बढ़ना, तो आईएस कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा। उल्टा लिख के आ जाना, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करता है तो। अगर कंज्यूमर का सेविंग का रेट बढ़ जाता है, कंज्यूमर का सेविंग का रेट बढ़ रहा है, तो सेव ज्यादा कर रहा है तो एक्सपेंस कम कर रहा है, एक्सपेंस कम कर रहा है तो एग्रीगेट डिमांड गिरेगा, तो आईएस कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। उल्टा लिखना, जब सेविंग कम कर, सेविंग का रेट गिरने लगे तब। वैसे अगर देश में नेट एक्सपोर्ट बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है मतलब कमाई बढ़ रहा है, कमाई बढ़ रहा है मतलब खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है तो आईएस कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। और सब में वाइस वर्सा तो हम पहले से ही बोले जा रहे हैं। तो एक तरीके से ये याद है, एक बात बोलो तो एग्रीगेट डिमांड का चारों अगर सेक्टर जोड़ लेते तो क्या होता था, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम ना। याद करो, एग्रीगेट डिमांड हम लोग ऐसे ही पढ़ते थे। सी प्लस आई तो हम बाद में पढ़ाता था कि एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि हम लोग सिर्फ दो ही सेक्टर को लेते हैं अपने। अगर 4 सेक्टर मॉडल होता तो सी यानी कंज्यूमर, आई यानी बिजनेसमैन का इन्वेस्टमेंट, जी माने गवर्नमेंट का खर्चा, एक्सएम माइनस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो देखो वही 4 फैक्टर का बात कर रहे लोग। जी का जब बात कर रहा है मतलब गवर्नमेंट के टैक्सेस का बात कर रहा है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर का बात कर रहा है। आई का जब बात कर रहा है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के इंक्रीज, सॉरी एक्स माइनस एम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बात कर रहा है। सी माने कंज्यूमर के खर्चा का बात कर रहा है, एक पॉइंट कंज्यूमर सेविंग या कंज्यूमर एक्सपेंस है। तो यानी अल्टीमेटली ये लोग इन्हीं का बात कर रहे हैं, इन्हीं 4 सेक्टर का ही बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट को छोड़ के ये 4 सेक्टर में अप डाउन आए तो आपके आईएस कर्व में शिफ्ट आएगा। तो आपको शिफ्ट का डायग्राम बनाना है और ये 4 फैक्टर लिखने। अगर बड़ा आंसर आ जाए तो, और कोई एक फैक्टर एक्सप्लेन करने बोले तो एक बार बताना इनका बढ़ने पे क्या इंपैक्ट होगा, एक बार घटने पे, तो आईएस कर्व बनाना और शो करना कि एक बार राइटवर्ड शिफ्ट होगा, एक बार लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। क्लियर है ये बात? यस सर एकदम। अब आ जाते हैं एलएम मॉडल पे। एलएम मॉडल, एल का मतलब क्या है और एम का मतलब क्या है? एल का मतलब है लिक्विडिटी प्रेफरेंस, लिक्विडिटी प्रेफरेंस मतलब लोग हाथ में ज्यादा कैश रखना पसंद कर रहे हैं। और एम का मतलब है मनी सप्लाई, एम का मतलब है मनी सप्लाई। तो एल का मतलब है लिक्विडिटी प्रेफरेंस, यानी मनी डिमांड भी बोल सकते हो इसको। लिक्विडिटी मतलब तुम अपने हाथ में कितना पैसा चाहते हो, मतलब पब्लिक अपने हाथ में कितना पैसा चाहते हैं, मनी डिमांड। और मनी सप्लाई को हम एमएस बोल सकते हैं। तो एमडी इक्वल टू एमएस, ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट होने का बात होना चाहिए। मनी डिमांड जितना है बाजार में उतना ही मनी सप्लाई हो, यही तो बेस्ट सिचुएशन होगा। तो एलएम मॉडल आपको मनी के सप्लाई पे इंटरेस्ट का मनी के सप्लाई पे क्या इफेक्ट है उसका बात करता है। इट शोज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रेट
इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, सेम चीज बात कर रहा है, देखो दोनों डेफिनेशन। वो भी बोल रहा था इंटरेस्ट रेट और जीडीपी का बात, यानी इनकम का बात, ये भी बात कर रहा है इंटरेस्ट रेट और इनकम का बात, यानी जीडीपी का बात। बट वो किन फैक्टर को ध्यान में रख के बात कर रहा था? इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। और ये किन फैक्टर को ध्यान में रखेगा? मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई, मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई। तो मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई का के ऊपर इंटरेस्ट का क्या असर पड़ेगा, ये बात ये कर रहे हैं। ठीक है, वहां पर बात था इंटरेस्ट रेट और जीडीपी यानी इनकम का, यहां पे भी बात है इंटरेस्ट रेट और जीडीपी यानी इनकम का, लेकिन वहां मेन दो फैक्टर किसको ध्यान में रख के बात हो रहा था? इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। बोला था ना इन्वेस्टमेंट और सेविंग एक दूसरे के इक्वल होगा, यहां भी यही बात हो रहा है, लेकिन यहां बोल रहा है मनी डिमांड और मनी सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होगा। यही फर्क मेन उसमें है। तो एग्जाम में क्या लिखोगे? इट शोज ऑल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन केस ऑफ मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई। इट इज स्लोप इज पॉजिटिव, और यहां स्लोप कैसा है? पॉजिटिव स्लोप है, यानी इंटरेस्ट के बढ़ने पे अपवर्ड राइजिंग होगा। हाँ, तो देखो इंटरेस्ट, अगर देखो यहां समझाया भी हम इस बात को, दो फैक्टर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग। तो इंटरेस्ट अगर बढ़ता है तो मनी डिमांड क्या होगा? अगर इंटरेस्ट का रेट बढ़ता है तो लोग अपने हाथ में पैसे, यहां पे कौन सा इंटरेस्ट का बात हो रहा है सर? यहां कमाने वाले इंटरेस्ट का बात हो रहा है। पिछले चैप्टर में किसका इंटरेस्ट का बात हो रहा था? जो बैंक आपसे इंटरेस्ट ले रहा था। यहां बैंक जो आपको इंटरेस्ट दे रहा है उसका बात कर रहे हैं एक तरीके से। तो अगर इंटरेस्ट का रेट बाजार में बढ़ने लगता है तो लोग अपनी जेब में पैसा रखेंगे कि बैंकों में जमा करना चालू कर देंगे? बैंक में जमा करेंगे। हाँ, यानी मनी बैंक डिमांड, में? यानी मनी डिमांड, लिक्विडिटी नीचे जाएगा। जी सर। बैंकों में पैसा जाएगा, वो बिजनेस में इन्वेस्ट होगा। हाँ। तो बैंकों में अगर पैसा हो जाएगा तो इनकम बढ़ना चालू हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा। तो यहां पे इंटरेस्ट का इंपैक्ट इनकम के ऊपर क्या है? पॉजिटिव। वहां क्या था? नेगेटिव। यहां क्या है? पॉजिटिव। तो मनी डिमांड का ठीक है, ये बात क्लियर है? हाँ सर। तो वहां लिख क्या हो गया? नेगेटिव रिलेशनशिप, यहां पॉजिटिव रिलेशनशिप। अब यहां पे दो बात, उसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा। मनी डिमांड और इंटरेस्ट का रिश्ता एग्जाम में पूछता है, आपसे पूछेगा मनी डिमांड और इंटरेस्ट का रिश्ता क्या है? तो मनी डिमांड और इंटरेस्ट का रिश्ता तो नेगेटिव है ना, मनी डिमांड और इंटरेस्ट का रिश्ता तो नेगेटिव है कि इंटरेस्ट बढ़ेगा तो मनी डिमांड गिर जाएगा, क्योंकि लोग अपनी जेब में पैसा नहीं रखेंगे, लोग इन्वेस्ट करेंगे बैंकों में या शेयर मार्केट में या कहीं पर भी। इंटरेस्ट जहां ज्यादा मिल रहा है पब्लिक इन्वेस्ट करेगा, तो रिश्ता नेगेटिव है। इंटरेस्ट बढ़े, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो मनी डिमांड कम होता है, और इंटरेस्ट रेट अगर गिरता है तो लोग बैंकों में पैसा नहीं रखेंगे। लोग क्या बोलेंगे? अरे बैंक से तो उतना ब्याज मिलता ही नहीं है, तो बैंक में पैसा रख के क्या फायदा, ब्याज में उतना कमाई नहीं है। तो ब्याज गिरेगा, अगर इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो मनी डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक बात। वैसे मनी सप्लाई के साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट का रिश्ता एक बात मान के चल लेना, या आरबीआई एकदम आरबीआई के कंट्रोल में होता है ना मनी सप्लाई। इंडिया में कितना नोट छपेगा ये आरबीआई डिसाइड करता है। आरबीआई क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट को देख के मनी सप्लाई डिसाइड करता है? हाँ या ना? सर आरबीआई तो करता है, तो बिल्कुल मनी नहीं सप्लाई करता ये है। आरबीआई मनी सप्लाई Inflation को देख के को, करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के अप डाउन होने से आरबीआई नोट ज्यादा छापेगा नहीं। या मनी सप्लाई का मतलब हो रहा नोट ज्यादा छापना। तो हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि एमएस ऑलवेज कांस्टेंट है, एमएस ऑलवेज कांस्टेंट। कांस्टेंट है। रेट बढ़े, रेट 5% से 4 हो जाए या रेट 5% से 7 हो जाए, मनी सप्लाई ऑलवेज कांस्टेंट रहता है इकोनॉमी में। तुम ऐसे थोड़ी ना होता आरबीआई रेट अप डाउन होता रहता आरबीआई नोट छापना चालू कर देता है, या रेट अप डाउन होने से आरबीआई मनी वापस अपने पास जमा लेना चालू कर देता है।
ऐसा होता है क्या कि रेट अप डाउन होता है तो आरबीआई नोट और मार्केट में और नोट छोड़ देता है? ऐसा नहीं करता आरबीआई। तो आपका यहाँ पे रियल मनी सप्लाई जो है, रियल मनी सप्लाई क्या होता है एग्जाम में पूछता है, नॉमिनल मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय प्राइस लेवल। प्राइस लेवल का मतलब इन्फ्लेशन। तो नॉमिनल मनी सप्लाई, मान लो आपके देश में 500 करोड़ रुपया छपा हुआ है अभी, ये क्या है? नॉमिनल मनी। कितना रुपया अभी मार्केट में घूम रहा है, कितना रुपया अभी मार्केट में घूम रहा है, ये नॉमिनल मनी सप्लाई। और रियल मनी सप्लाई किसको बोलते हैं? एग्जाम में कई बार पूछ लेता है छोटा क्वेश्चन में, नॉमिनल मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय इन्फ्लेशन यानी प्राइस लेवल। मान लो अभी आपके देश में महंगाई 1.5 गुना है, तो 500 डिवाइडेड बाय 1.5 कितना आएगा? महंगाई अगर 1.5 गुना बढ़ गया बेस रेट से, तो 500 डिवाइडेड बाय 1.5 कितना आएगा? डिवाइडेड बाय 1.5 333 यानी 333 करोड़ रुपया ही एक्चुअली में मनी का पावर है। रियल मनी मतलब मनी का परचेजिंग पावर। अगर देश में महंगाई डबल हो जाए तो आपका मनी, रियल मनी कितना हो जाएगा? 250 करोड़। तो ये ध्यान में रखना कि रियल मनी सप्लाई कैसे निकलता है, नॉमिनल मनी सप्लाई को प्राइस लेवल यानी महंगाई से डिवाइड करते हैं। यानी हम मनी सप्लाई का फॉर्मूला क्या बोल सकता है? ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मिनट, हाँ ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एम बार डिवाइडेड बाई पी बार। एम बार डिवाइडेड बाई पी बार। बार का मतलब क्या हो जाता है? कोई भी चीज के ऊपर इकोनॉमिक्स में अगर डैश लग जाता है तो वो कांस्टेंट हो जाता है ना। यस सर। तो आरबीआई मान के चल रहा है कि आपका नॉमिनल मनी न बढ़ेगा न गिरेगा और महंगाई भी न बढ़ेगा न गिरेगा। इन्फ्लेशन फिक्स रहेगा और नॉमिनल मनी भी फिक्स रहेगा, यानी रियल मनी भी फिक्स रहेगा। आरबीआई ये एज्यूम करके चलता है कि नॉमिनल मनी सप्लाई और इन्फ्लेशन फिक्स रहेगा, तब ये इकोनॉमिक्स का एलएम कर्व ये मान के चलता है, तब एमएस हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट। तो ये लोग क्या बोला? मनी सप्लाई कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि नॉमिनल मनी भी कांस्टेंट। आरबीआई बार बार नोट छापेगा, बेसी नहीं, कम बेसी नहीं, और एक बार मान ले रहे हैं कि इन्फ्लेशन भी चेंज नहीं होगा, तो आपका हमेशा रियल मनी सप्लाई कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए यहां पे पहले ही बोला मनी सप्लाई को एज्यूम क्या कर रहे हैं कि वो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट, हाँ। ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है मनी सप्लाई का डायग्राम ऐसा क्यों है, तो आप बोलोगे इन दो फैक्टर के कारण, क्योंकि आरबीआई इन दोनों को एज्यूम करके चल रहा है, वो फिक्स रहेंगे। अब आ जाओ मनी मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे होगा, मतलब इस मार्केट में इक्विलिब्रियम एलएम कर्व कैसे डेराइव होगा, वही बात कर रहे हैं। एलएम कर्व कैसे डेराइव होगा उसी का बात अब करना है। तो एक चीज देखो बेटा, तुम्हारा मनी मार्केट इक्विलिब्रियम यानी कब होगा? अभी हम लोग क्या पढ़े? एमडी कर्व कैसा था? मनी डिमांड कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग, और मनी सप्लाई कर्व क्या था? कांस्टेंट। कांस्टेंट, यानी ये दोनों जहां टकराए वही इक्विलिब्रियम होगा। जी सर। हाँ, तो यही बात अब इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे डेराइव होगा ये लिख सकते हो एक लाइन में कि एमडी इक्वल टू एमएस होगा, और इसी की मदद से एलएम कर्व डेराइव हुआ। तो अब एग्जाम के क्वेश्चन पे आ रहे हैं। एग्जाम में आपको इस पार्ट से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि एमएस कर्व कांस्टेंट क्यों है, तो आप बता सकते हो एमएस कर्व कैसा होता है और कांस्टेंट क्यों होता है। आपको बोलेगा एमडी कर्व डाउनवर्ड, एमडी कर्व कैसा होता है, तो एमडी कर्व ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और ये बात आप जस्टिफाई कर सकते हो क्योंकि इंटरेस्ट गिरेगा तो इंटरेस्ट बढ़ेगा तो मनी डिमांड गिरेगा, ये बात आप जस्टिफाई करना। इनवर्स रिलेशन है, हाँ। हाँ, इनवर्स रिलेशनशिप है। यहाँ एक बात हम और चीज लिखा है, हम बोलना भूल गया था, अभी बोल देते हैं। हम बोला था ना यहाँ दो फैक्टर का बात करना है, हम बात कर लिया रेट ऑफ इंटरेस्ट का, अभी इनकम का भी बात करें। तो मनी डिमांड का इनकम से क्या रिश्ता है? इनकम बढ़ेगा तो मनी डिमांड बढ़ेगा कि मनी डिमांड गिरेगा? सर इनकम अगर इंक्रीज होगा तो सर मनी डिमांड, मनी डिमांड का मतलब पहले ब्रेन में याद कर लेना। मनी डिमांड मतलब हम क्या बोला था? लोगों को पैसे का जरूरत, जेब में पैसा रखना। मनी डिमांड मतलब लोग अपने हाथ में, जेब में पैसा रखना। तो अगर इनकम बढ़ता है तो हाथ में और जेब में जो पैसा है वो बढ़ेगा कि घटेगा? इंक्रीज तो होगा।
इंक्रीज होगा। आपके मन में आ सकता है सर ये तो घटना चाहिए था, लोग खर्चा कर देंगे। नहीं, जब लोगों का इनकम बढ़ने लगता है बहुत तेजी से, वो आदमी एक पार्ट ऑफ इनकम खर्चा करता है, लेकिन वो जब इनकम तेजी से बढ़ता है उसके माइंड में एक बात आती है कि फ्यूचर के लिए हमको थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा बचा के अब रखना पड़ेगा, मेरा उम्र बढ़ रहा है या दुनिया में मैं खर्चा नहीं करेंगे ना, क्योंकि सब तो एग्जैक्टली रैशनल होगा। और तुम नहीं, वो तो बात ही है, सब खर्चा नहीं करोगे, प्लस बेटा तुम्हारा जो सेविंग का रेट है ना वो भी बढ़ना चालू हो जाता है, क्योंकि अब तुमको लगता है और कितना खर्चा करे, पिक्चर तो देख आए, पिज्जा तो खा लिए, दिन में 10 पिज्जा तो नहीं खाओगे ना। तुम्हारा इनकम 10,000 रुपया से 1 लाख रुपया हो जाए, तुम दिन का 10 पिज्जा थोड़ी ना खा लोगे। अब तुम दिन में 10 बार मूवी थोड़ी ना देखाओगे, तुम दिन में 100 टी शर्ट थोड़ी ना खरीद लाओगे, तुम हर हफ्ता टीवी थोड़ी ना बदलना चालू कर दोगे। ओ मेरे पास बहुत पैसा है, चलिए टीवी फोड़ देते हैं, नया लाते। इंडिया हो मैच ही सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इंडिया मैच हार गया, टीवी फोड़ दिए ये थोड़ी ना करेंगे। सीधा बात, तुम्हारा जब इनकम बढ़ने लगता है, तुम खर्चा तो एक लिमिट तक ही करेगा ना भाई, अनाप शनाप थोड़ी ना खर्चा करता है। रैशनल पीपल का बात हो रहा है, बोलना मत सर, ऐसे दुनिया में बहुत लोग हैं जो अरबपति से भिखारी हो गए, तो वो लोग के पास ये रूल फॉलो नहीं किया। हम बात कर रहे हैं रैशनल पीपल का। तो रैशनल पीपल जब उसका इनकम बढ़ता है तो मनी डिमांड भी बढ़ता है, वो पैसा को और सेव अपनी जेब में और रखना चालू कर देता है। उसको लगता है फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट के लिए रख लेते हैं, उसको लगता है अगर कोई डेंजर आ गया लाइफ में तो उसके लिए रख लेते हैं, प्रोटेक्टिव सेविंग करना चालू कर देता है वो। तो ये बात दोनों याद रखना। अब इसी से एलएम कर्व डेराइव करेंगे और मोटा मोटी पार्ट खत्म हो जाएगा। तो देखो सर, ये मार्केट स्टॉक मार्केट का बात करता है सर? नहीं, इन्वेस्टमेंट में नहीं बात करता। तो देखो गलत फैक्टर यहाँ पर गलत तो करते। देखो इकोनॉमिक्स में बहुत सारा बात है जमसन पे, तुम गलत सही का डिबेट में नहीं जा सकते। तो ये तुम्हारा मनी सप्लाई का लाइन था। मान लो ये तुम्हारा इंटरेस्ट रेट है अभी मार्केट में, आर तुम्हारा इंटरेस्ट रेट है, या 5% ले लो, 5% तुम्हारा इंटरेस्ट रेट है। मनी सप्लाई तो कांस्टेंट है, तो तुम क्योंकि ये दोनों जहां पे कट करेगा एमडी कर्व और एमएस कर्व, वही मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, तो यही मेरा रेट होगा और यही मेरा क्वांटिटी ऑफ मनी होगा। ठीक बात? जी सर। अब अगर कोई कारण से बेटा इंटरेस्ट बढ़े, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, तो यहां पर टच करेगा ये मनी सप्लाई को, तो यहां नया एमडी कर्व बनेगा। और एक चीज गौर करना, तुम्हारा जो ये इंटरेस्ट रेट पहले यहां टच कर रहा था, इक्विलिब्रियम पॉइंट 1 का बात कर रहा, 5% वाले का, तो यहां पर ये जाके इंटरेस्ट रेट को टच करा था, क्योंकि एलएम कर्व भी किसका बात करता है? इंटरेस्ट एंड इनकम का रिश्ता। एलएम कर्व किसका बात करता है? इंटरेस्ट एंड इनकम का रिश्ता। तो तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 5% है, तो यहां भी 5% होगा, और तुम्हारा इनकम से यहां टच हुआ, मान लो ये तुम्हारा इनकम के साथ इसका इक्विलिब्रियम है। अब जब रेट 5% से बढ़ के 8% हुआ, मनी सप्लाई कांस्टेंट है, हाँ सर। मनी डिमांड क्या होगा? मनी सप्लाई कांस्टेंट है, ये डिक्रीज होगा ना, मतलब डाउनवर्ड लुकिंग इंक्रीज होगा सर, पूरा अपवर्ड सर, डिक्रीज होना चाहिए। हाँ, अपवर्ड राइज करेगा। बेटा बाकी फैक्टर के कारण क्या इफेक्ट आएगा? सॉरी नहीं, इंटरेस्ट फैक्टर के कारण। एक मिनट रुको, ये इंटरेस्ट फैक्टर के कारण है ना? हाँ, ये इंटरेस्ट फैक्टर के कारण है। इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो मनी डिमांड क्यों बढ़ रहा है? एक मिनट खाली। सर, क्योंकि तो मनी सप्लाई था पूरा हाँ ठीक है, तुम्हारा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा तो देखो ये यहां से यहां कब ड्रॉ करते हैं, एक मिनट रुको। जब तुम्हारा तो अलग है, इसलिए जब तुम्हारा ये मनी सप्लाई था और ये इंटरेस्ट रेट था, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ कट कर रहा था, यहाँ एमडी पॉइंट बन रहा था, इक्विलिब्रियम। यानी जहां पे इंटरेस्ट और मनी का क्वांटिटी एक दूसरे को कट करे, वही एमडी कर्व बनता है। अब बात आया, तुम्हारा इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ गया तो ये इंटरेस्ट रेट तो यहाँ नया टच कर रहा है ना, इसको पॉइंट अगर हम बोले इक्विलिब्रियम 2 पॉइंट बोले,
अब यहां पर नया तुम्हारा ये कर्व बनेगा। तो अल्टीमेटली इसीलिए जब तुम्हारा इनकम के साथ इसका रिश्ता एस्टेब्लिश करते हैं, तो ये देखो यहां टच हो रहा था पहले, तो तुम्हारा इनकम के साथ ये रिश्ता था, यहां पर तुम्हारा पॉइंट था। अब तुम्हारा ये इंटरेस्ट बढ़ गया, तो यहां नया इक्विलिब्रियम बन रहा है, इक्विलिब्रियम 2, तो ये यहां जाके टच करेगा। और बाजार में जब तुम्हारा ये इसके कारण तुम्हारा कंजम्पशन फैक्टर बढ़ेगा, तो ये नया पॉइंट इक्विलिब्रियम यहां डेराइव करेगा। तो अल्टीमेटली ये सारे पॉइंट एक दूसरे को टच अगर करेंगे तो ऊपर की तरफ बनेगा। तो एलएम कर्व ऑलवेज अपवर्ड राइजिंग, अपवर्ड रहेगा, क्योंकि अपनी इसीलिए हम वो इनकम वाला फैक्टर आप लेके आया, हम इसीलिए ऊपर बोलना भूला था, तो हम दोबारा लेकर आया था कि तुम्हारा मनी डिमांड बढ़ने के कारण तुम्हारा इनकम भी बढ़ जाएगा। ऊपर जब बात की थी ये वाला कि मनी डिमांड बढ़ने के कारण इनकम भी बढ़ जाएगा। तो तुमको एग्जाम में क्या करना है, तुमको एग्जाम में पहले एमएस और एमडी कर्व को कट करके यहाँ पे इक्विलिब्रियम साबित करना है, ये वाला पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट पे, और उसके बाद में इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है, नया इक्विलिब्रियम ड्रॉ करना है, और फिर बोलना इनकम फैक्टर, क्योंकि इनकम बढ़ जाएगा मेरा इनकम अगर y1 था तब इनकम क्या हो जाएगा y2, तो y2 होगा, तो यहाँ नया पॉइंट बनेगा। तो यानी अल्टीमेटली, और अगर वही इंटरेस्ट रेट गिर जाए तो ये एमडी कर्व को यहाँ एमएस कर्व को यहाँ टच कर रहा है, तो ये नया एमडी का पॉइंट बनेगा। तो ये भी अगर हम डेराइव करें तो ये तुम्हारे इंटरेस्ट को, इनकम को गिराएगा, इनकम यहाँ आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये कर्व अपवर्ड स्लोपिंग बन रहा है। तो तुमको एग्जाम में ये कर्व बनाना है, फिर लिखना क्या है, इफ इनकम लेवल इंक्रीजेस देन एमडी विल इंक्रीज फॉर ट्रांजेक्शन पर्पज, प्रिकॉशनरी पर्पज। देखो अब हम बोले ना, लोग जब इनकम बढ़ता है तो ज्यादा पैसा अपनी जेब में रखना चालू कर देते हैं। क्यों? प्रिकॉशनरी पर्पज के लिए, प्रिकॉशन के लिए, या फिर ट्रांजेक्शन करेंगे बाद में काम आएगा ये मेरा पैसा, फ्यूचर में खर्चा करेंगे, हम टीवी लाएंगे बाद में, अभी हमको टीवी का दरकार नहीं है, पर होगा ना हम पैसा थोड़ा जमा रखते हैं कि बाद में बड़ा वाला टीवी लेके आएंगे अपने, थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ लेते हैं, बाद में बड़ा वाला टीवी लेके आएंगे अपने। तो मेरा मनी डिमांड ऑलवेज इनकम के साथ बढ़ेगा, और इनकम अगर डिक्रीज होगा तो ऑब्वियस बात है हम बोलेंगे अभी टीवी लाने का दरकार नहीं है। तो मनी डिमांड क्या होगा मेरा, जब कोई हमको जरूरत, हाँ, तो डिक्रीज होगा मनी डिमांड। तो यानी सर हम लोग कॉलेज में ना सर, ये एक ही ग्राफ में वो जैसे डिमांड सप्लाई का मार्केट में था ना इक्विलिब्रियम, हाँ, वैसा करके दिखाया था, तो समझ में नहीं आता कुछ। अभी समझ में आ गया, हाँ ये वाला सही है। चलो खत्म। शिफ्ट ऑफ एलएम कर्व, एग्जाम का थर्ड क्वेश्चन इस पार्ट का। पहला क्वेश्चन मीनिंग, और वो कर्व का एमडी एमएस कर्व ऐसा क्यों होता है, एमडी कर्व ऐसा क्यों होता है। दूसरा पॉइंट आया इनका आपस में ये कैसे बना, डेरिवेशन कैसे हुआ, और डेरिवेशन में क्या लिखना है बता दिया। लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, शिफ्ट ऑफ एलएम कर्व। तो एलएम कर्व तुम्हारा शिफ्ट कब होगा, तो देखो यहाँ पे पहली बात बोला था हम, यहाँ पे दो ही फैक्टर है, वो अदर फैक्टर। यहाँ पे नॉर्मल फैक्टर क्या है, इंटरेस्ट और इनकम, तो उसके कारण क्या हो रहा है, मूवमेंट, आईएस एलएम कर्व का मूवमेंट हो रहा है ऊपर नीचे। और अदर फैक्टर क्या होगा सर, वही दो ही फैक्टर यहाँ पे अदर फैक्टर है, जिनके कारण आईएस एलएम कर्व क्या होगा, शिफ्ट होगा। एक तो मनी सप्लाई अगर बढ़े, और एक मनी डिमांड ड्यू टू इन्फ्लेशन, मनी डिमांड ड्यू टू इन्फ्लेशन। आई रिपीट, मनी सप्लाई बढ़े देश में तो एलएम कर्व शिफ्ट होगा, और दूसरा फैक्टर क्या है, मनी डिमांड ड्यू टू इन्फ्लेशन बढ़े, महंगाई बढ़ने के कारण लोगों का डिमांड बढ़े, तो कर्व हमेशा शिफ्ट होगा। सर किस तरफ शिफ्ट होगा, तो देखो हम यहाँ पे पहले नोट्स में लिख दिया है, अगर मनी सप्लाई बढ़ता है मार्केट में तो एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा। अगर मनी सप्लाई बढ़ता है तो एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा। वैसे ही अगर मनी डिमांड बढ़ता है ड्यू टू इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ता है और मनी डिमांड उसके कारण बढ़ रहा है, तो वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा एलएम कर्व, लेफ्टवर्ड। और उल्टा लिख दोगे, अगर प्राइस लेवल यानी महंगाई गिरता है और मनी डिमांड गिरता है उसके कारण, तो एलएम कर्व क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। उल्टा लिख देना। अब सर ग्राफिकली समझाइए, तो देखो लास्ट वाला बट बोलिए ना, आपका मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, सब सुनाई नहीं दिया ठीक हम से। दो चीज बोला पवित्र इसमें,
तुम एग्जाम में लिख के क्या आएगा पहले वो समझो, तब डायग्राम बनाएगा। तुम बोलेगा मनी सप्लाई के कारण एलएम कर्व किस तरफ शिफ्ट होगा, तो तुमको बोलना है अगर मनी सप्लाई बढ़ता है मार्केट में तो तुम्हारा एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और मनी सप्लाई गिरता है तो एलएम कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये मनी सप्लाई के कारण था। दूसरा पॉइंट क्या है, मनी डिमांड के कारण, यानी इन्फ्लेशन के कारण अगर मनी डिमांड अप डाउन होता है तो प्राइस अगर बढ़ते हैं बाजार में, इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो लोग ज्यादा अपने हाथ में पैसा रखेंगे ना, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लोगों को खर्चा करने के लिए पैसा चाहिए, तो मनी डिमांड बढ़ेगा और एलएम कर्व क्या हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। और उल्टा लिखोगे कि अगर प्राइस लेवल गिरता है तो मनी डिमांड कम होगा और उसके कारण एलएम कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो एक बार लेफ्टवर्ड एक बार राइटवर्ड बताना है। अब डायग्रामेटिकली कैसे बताएं सर, तो पहले हम मनी सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देते हैं। देखो ये मेरा मनी डिमांड और मनी सप्लाई आपस में कट कर रहा है, यहां मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां जा रहा है क्योंकि इस पे भी इंटरेस्ट कर्व और इनकम कर्व है। तो इंटरेस्ट बढ़ने के कारण देश का इनकम क्या होगा, डिक्रीज। हाँ, तो अभी एक बार यहाँ पॉइंट पे टच करते हैं और इसका एक ये इनकम का पॉइंट बना देते हैं। अब देखो मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में नो चेंज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में नो चेंज है क्योंकि अभी हम क्या बात कर रहे हैं, शिफ्ट का। तो शिफ्ट में इंटरेस्ट रेट अप डाउन नहीं होगा, वो मूवमेंट में होगा खाली। जैसे डिमांड प्राइस के रिलेशनशिप में प्राइस के कारण डिमांड अप डाउन होता था तो मूवमेंट होता था, अदर फैक्टर में प्राइस फिक्स रहता था, बाकी फैक्टर अप डाउन होते थे तो डिमांड कर्व शिफ्ट होता था। यहां पर भी वही बात, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होगा और अदर फैक्टर, यहां पे अदर फैक्टर दो ही है सर, एक बार मनी सप्लाई और एक बार मनी डिमांड। तो पहले मनी सप्लाई का बात कर लेते हैं। मनी सप्लाई को हम क्या कर रहे हैं, एक बार के लिए लेफ्टवर्ड ले जा रहे हैं, कम कर रहे हैं, शिफ्ट किया मनी सप्लाई को, ठीक है। मनी सप्लाई बाजार में कम होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या असर पड़ेगा, मनी सप्लाई अगर कम होगा तो रुकिए, मनी सप्लाई अगर मेरे पास कम है तो इंक्रीज होगा। बाजार में मनी का सप्लाई अगर कम है, सोचो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर जाएगा बेटा। हाँ, अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर जाएगा, एक सेकंड रुकिए, ये यहां टच करेगा तो नया एमडी कर्व यहां बनेगा, तो ये गया आपका यहां नया इनकम लेवल। आपका ये लाइन, ये इनकम लेवल तो चेंज नहीं होगा, इनकम वहीं रख रहे हैं एक बार, तो यहाँ पे नया टच होगा। तो ये देखो एलएम कर्व पहले यहाँ था आईएस कर्व, एलएम कर्व, अभी एलएम कर्व क्या हो रहा है, शिफ्ट। ऐसे ही अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट वहीं का वहीं रहे, अगर मनी सप्लाई मेरा राइटवर्ड चला जाए, मनी सप्लाई अगर बढ़ जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ के यहाँ टच करेगा, तो ये इसको जाके यहाँ टच कर रहा है, इसके कारण मेरा फिर कर्व शिफ्ट हो जा रहा है। तो मेरा मनी सप्लाई के चेंज होने के कारण इंटरेस्ट रेट पे क्या असर आएगा, हमको ये बताते हुए कर्व को शिफ्ट करते हुए दिखाना। क्लियर है ये बात? बाप रे बाप, इतना कुछ यार तो है, माथा मतलब पूरा ये हो जा रहा है सर। ठीक है, इतना ठीक। सारा डायग्राम है सर, नींद आने लग गया। डायग्राम बेटा बनाना, तुम एक बात बोले, डायग्राम इकोनॉमिक्स में ना, इकोनॉमिक्स में ना डायग्राम बनाना लैंग्वेज को पढ़ के कल है। हम क्या बोला देखो, तुम गौर नहीं किया, हम सीधा बात किया, हम यहां मनी सप्लाई और यहां इन दोनों को कट किया, ये हम रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा, ये हम तुरंत इधर बनाया और यहां पे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट से ले जाके इनकम को कनेक्ट कर दिया। तो ये मेरा एक एलएम कर्व था, बस ये पहला पॉइंट था। अब हम क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को गिराया, तो ये मेरा यहां जाके टच कर रहा है। तो ये देखो, सॉरी एक मिनट गलती हो गया, एक मिनट, हमको तो एलएम आईएस कर्व को शिफ्ट करना था, एमएस कर्व। अब हम करेगा क्या, ये मेरा एमएस कर्व था पहले से, हम एमएस कर्व को इधर ले गया। तो मनी सप्लाई अगर बाजार में बढ़े तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, ये यहां टच कर रहा है, इसको फिर यहां लेके गया, इनकम बढ़ा, तो ये नया कर्व टच हो गया। बस हमको यही तो करना है एग्जाम में, हमको दोनों पॉइंट को छोड़ के कर्व ड्रॉ करना, बताना ये शिफ्ट हो रहा है।
और हमको कुछ नहीं करना। हमको एमएस कर्व को एक बार शिफ्ट करना है, एक बार वैसे ही हम क्या करेगा एमडी कर्व को शिफ्ट करके बना सकते हैं। तो ये रहा मेरा पॉइंट, ये रहा मेरा एमएस कर्व, यह रहा मेरा एमडी, सॉरी अब हम क्या करेगा, यहां पर एक बार बनाएगा, इसके साथ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है उसको ले जाके यहां टच करके इनकम बना देगा। अब हमको करना क्या, एक बार एमडी कर्व को नीचे ले जाना है, एक बार एमडी कर्व को ऊपर ले जाना है। उसके कारण नया इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां बनेगा, मनी डिमांड बढ़ता है, मनी डिमांड अगर बाजार में बढ़ जाए तो आपका इनकम क्या होगा, कम होगा, क्योंकि मनी डिमांड ज्यादा है तो लोग इन्वेस्ट कम करेंगे, इनकम कम होगा। तो आपका नया पॉइंट यहां बन रहा है। पहले एक बार कर्व यहां था, अब एक बार कर्व यहां हो जाएगा। आपको केवल शिफ्ट, हाँ एक बार शिफ्ट, एक बार, और ये लैंग्वेज से याद करो तो आसान रहेगा। देखो हम यहाँ पे इसीलिए लिखा था कि अगर मनी सप्लाई बढ़े तो एलएम कर्व किधर जाएगा, राइटवर्ड, और अगर मनी सप्लाई घटे तो एलएम कर्व लेफ्टवर्ड जाएगा। वैसे ही मनी डिमांड, मार्केट में अगर महंगाई बढ़े तो मनी डिमांड बढ़ जाएगा, यानी एलएम कर्व किधर जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, और रिवर्स लिखना है आपको एक बार। तो आपको लैंग्वेज अगर याद रहा तो आप डायग्राम बना सकते हो, डायग्राम याद करके लैंग्वेज नहीं लिख पाओगे, डायग्राम याद करके लैंग्वेज नहीं लिख पाओगे। आखिरी टॉपिक मोटामोटी, आखिरी टॉपिक मोटामोटी चैप्टर खत्म। इक्विलिब्रियम इन ISLM कर्व। तो इस सिंपल बात आपको बता के आना है क्या, कि यहां पे ये मेरा IS कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये मेरा IS कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये मेरा LM कर्व है अपवर्ड स्लोपिंग। जहां पे ये दोनों मीट करे उसी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी IS इक्वल टू LM होना चाहिए इक्विलिब्रियम होने के लिए। जहां IS LM एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, जहां पे मतलब मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट और जीडीपी एक दूसरे के इक्वल हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट, देश में जितना ब्याज का रेट चल रहा है जीडीपी भी उसी हिसाब से चल रहा है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो, यही मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो आपको एग्जाम में बोलेगा ISLM का इक्विलिब्रियम बताओ, तो ये रहा आपका इक्विलिब्रियम, जहां पे दोनों एक दूसरे को कट करे, जहां पे I इक्वल टू S इक्वल टू MD इक्वल टू MS हो, क्योंकि IS कर्व क्या बताता है, I इक्वल टू S, और LM कर्व क्या बताता है, मनी डिमांड इक्वल टू मनी सप्लाई, हाँ। यानी ये चारों जब एक दूसरे के इक्वल हो वही आपका इक्विलिब्रियम है। तो जिस इंटरेस्ट रेट पे ये चारों इक्वल होंगे वही मेरे देश का जहां इनकम सेम हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट इक्वल टू हो जाएगा। ये बात, यही बात लिख के आना है। तो लिखना इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ इनकम वेयर इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग आर इक्वल इन द प्रोडक्ट मार्केट। और LM कर्व क्या बोलता है, जहां मनी और मनी डिमांड और मनी सप्लाई एक दूसरे के इक्वल हो मनी मार्केट में, उस मार्केट को इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। तो एग्जाम में आपको ये पूछता है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट बताओ, और आखिरी क्वेश्चन पूछता है अगर IS या LM कर्व शिफ्ट हो तो क्या होता। सिंपल पॉइंट है बेटा, ये मेरा IS, ये मेरा LM, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है। अब आप आंसर करना, हम आंसर नहीं करेगा, 2 मिनट का क्लास और है और आप आंसर कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद एक टॉपिक और बचेगा वो 5 मिनट का, बट ये टॉपिक 2 मिनट का है और एग्जाम में बहुत आसान टॉपिक है लिखने के लिए। ये मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये मेरा इनकम है, जहां दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये मेरा इक्विलिब्रियम है। ठीक बात। अब चलो हम आपको क्वेश्चन पूछेगा, आप आंसर करना। पहले हम एक बार के लिए LM कर्व को सेम रख रहे हैं, LM कर्व को अप डाउन नहीं कर रहा, सिर्फ IS कर्व को मूव कर रहा है। तो IS कर्व मेरा नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ अगर, तो बताओ मेरे रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम पे क्या इफेक्ट होगा। सर एट फर्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो जाएगा। वेरी गुड, क्योंकि ये दोनों इनकम भी डिक्रीज हो जाएगा। हाँ एकदम। तो बस आपको एग्जाम में यही बता के आना था। आप यहाँ टच करोगे इसको, आप बोलोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिरा और इनकम भी गिरा। तो एग्जाम में आपको पूछेगा अगर IS को, वैसे ही अब यानी आप क्या बोलोगे कि अगर LM कांस्टेंट रहे या LM में मूवमेंट हो खाली, सॉरी LM अप डाउन तो हो ही रहा है, IS अगर शिफ्ट हो, तो IS अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो, ये लेफ्ट हुआ ना अभी,
जी सर हाँ आईएस अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिरेगा और इनकम भी गिरेगा। Income वैसे भी गिरेगा and ही vice वैसे ही अगर आईएस अगर राइटवर्ड शिफ्ट होता तो उल्टा एलएम रेट ये भी मेरा बढ़ेगा आईएस कर्व यहाँ आता तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ बनता, बढ़ेगा इसमें। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और इनकम भी बढ़ता। बढ़ेगा। तो आईएस अगर राइटवर्ड शिफ्ट होता, आईएस अगर राइट होता तो मेरा रेट भी बढ़ता, इंटरेस्ट रेट, और इनकम भी बढ़ जाता। यानी तुम बढ़ क्या जाता। बोलोगे, आईएस शिफ्ट होने से रेट और इनकम दोनों का रिलेशनशिप पॉजिटिव है पॉजिटिव है। क्योंकि दोनों एक तरफ मूव कर रहे हैं। वैसे ही बेटा अगर अब हम एलएम कर्व का पूछता आपसे, एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछने का बहुत स्कोप भी है। ये मेरा आईएस एलएम कट कर रहा है एक दूसरे को, ये मेरा आईएस कर्व है, ये मेरा एलएम कर्व है, ठीक है। अब हम आईएस को मूव करवा रहा है, खाली एलएम को शिफ्ट कर रहा है। एलएम अगर राइट गया, एलएम अगर राइट गया तो यहां टच कर रहा है ना एक दूसरे को, तो सर रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाएगा और हाँ। इनकम बढ़ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट घट गया और इनकम नेगेटिव रिलेशन हो जाएगा। बढ़ गया। हाँ। और उल्टा लिखोगे जब आईएस राइटवर्ड शिफ्ट, एलएम अगर राइटवर्ड शिफ्ट होता तो रेट ऑफ इंटरेस्ट Leftward बढ़ जाता और इनकम गिर जाता। गिर जाता। तो आपको यही बात तो लिख के आना है। तो देखो हम यहाँ पे एक बार बताया, एक बार आईएस कर्व एलएम आईएस कर्व में शिफ्ट के बताया कि अगर इफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो, इफ एलएस सॉरी आईएस बोला, इफ आईएस अगर शिफ्ट हो राइट तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा एंड वाइस वर्सा। और यहाँ उल्टा रिलेशन बताओगे कि अगर एलएम अगर राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरेगा लेकिन इनकम बढ़ जाएगा, और अगर एलएम अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा लेकिन इनकम गिर जाएगा। गिर जाएगा। तो ये आपको रिश्ता बताना लेफ्ट और राइट के साथ, तो ये आपको पूछने का बहुत चांस रहता है। तो बेटा इसमें बहुत आसान आसान क्वेश्चन रहा। जब एक साथ आईएस एलएम को पूछा, एक बार बोला इक्विलिब्रियम कैसे डेराइव होता है, तो बोलोगे दोनों जब एक दूसरे के इक्वल आए, मतलब इंटरेस्ट और इनकम, और वो कब होगा, जब ये चारों एक दूसरे के इक्वल हो। क्योंकि आईएस कर्व बोलता है इंटरेस्ट इक्वल टू सेविंग, एलएम कर्व बोलता है एमडी इक्वल टू एमएस। और एक बार आपको शिफ्ट मूवमेंट का क्वेश्चन बताना है। आखिरी क्वेश्चन और चैप्टर खत्म, आखिरी 5 मिनट और चैप्टर खत्म। फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी पे आईएस एलएम कर्व का क्या रिश्ता है। अब ये फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? सर फिस्कल मतलब वो जो हमारा टैक्स वैक्स इंक्रीज डिक्रीज से कुछ बात होता है, वो तो फिस्कल पॉलिसी होता है। हाँ, और मॉनेटरी पॉलिसी मतलब वो एसएलआर सीआरआर जो आरबीआई वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो बस तुम्हारा चैप्टर खत्म है अगले 5 मिनट में। देखो बेटा मॉनेटरी सप्लाई बोलते हैं जब आरबीआई मनी कंट्रोल करता है, उसको मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। आरबीआई मनी कंट्रोल कैसे करता है? सीआरआर बढ़ा के। देखो जब देश में इन्फ्लेशन हो, आई रिपीट ये बात अच्छे से सुनना, प्रैक्टिकली भी बहुत काम का बात है। जब देश में इन्फ्लेशन हो, महंगाई हो, तो आरबीआई क्या करता है? महंगाई को रोकने के लिए सीआरआर को बढ़ा देगा, एसएलआर को बढ़ा देगा, या बैंक रेट को बढ़ा देगा। तीनों को इंक्रीज कर देगा, या तीनों में से एक को इंक्रीज कर देगा। सर सीआरआर बढ़ाने से महंगाई कैसे कंट्रोल होगा? बेटा बैंक को आरबीआई क्या बोलेगा? सीआरआर बढ़ाने का मतलब कम लोन दो, ज्यादा डिपॉजिट रखो। बोल सकते हैं ये बात? हाँ। सीआरआर बढ़ाना, एसएलआर बढ़ाने का मतलब ज्यादा पैसा जमा रखो, लोन कम दो। तो जब बाजार में लोन कम होगा तो मनी डिमांड क्या हो जाएगा? अब मनी सप्लाई क्या हो जाएगा? सॉरी डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। मनी सप्लाई डिक्रीज होगा। मनी सप्लाई डिक्रीज होगा, लोगों के हाथ में पैसा कम जाएगा, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कम होगा। कम होगा, इन्वेस्ट कम होगा तो चीजों का प्रोडक्शन कम होगा, तो डिमांड कंट्रोल में आएगा, और डिमांड जब कंट्रोल में आएगा तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में अपने आप आ जाएगा। बाप रे, एक फैक्टर से आप पूरा चेन बता दिए। तो सीआरआर अगर बढ़ता है, एसएलआर अगर बढ़ता है, बैंक रेट अगर बढ़ता है, तो देखो हम यहाँ नोट्स में आपके लिए लिख दिया, एग्जाम में आपको क्या लिखना है कि मनी सप्लाई गिर जाएगा, मनी डिमांड कांस्टेंट है, इंटरेस्ट रेट क्या होगा? बढ़ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट गिर जाएगा। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। इसका दूसरा नाम क्या है? सब कुछ सिकुड़ रहा है ना, सब कुछ सिकुड़ रहा है, इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है,
इनकम कम हो जाएगा, सब कुछ सिकुड़ रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। वैसे ही जब बाजार में रिसेशन हो, मतलब एकदम डिमांड ही नहीं है बाजार में, सब मरा पड़ा है डिमांड। आरबीआई चाहता है डिमांड थोड़ा बढ़े। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? जब महंगाई बहुत बढ़ा रहे उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, जब महंगाई डाउन रहे उसको क्या बोलते हैं? रिसेशन। तो जब रिसेशन रहेगा तो आरबीआई उल्टा करेगा, सीआरआर को गिराएगा, एसएलआर को गिराएगा, बैंक रेट को गिराएगा, ताकि मनी सप्लाई मार्केट में बढ़े, है ना? एकदम तो मनी सप्लाई बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा? डाउन। इंटरेस्ट डाउन होगा तो बिजनेसमैन पैसा लेके इन्वेस्ट करेगा, ये एकदम हाँ इन्वेस्ट करेगा तो देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। हाँ, तो चीजों का प्रोडक्शन सप्लाई बढ़ेगा तो डिमांड भी अपनी आप वापस आएगा। ठीक है, सप्लाई बढ़ेगा तो दाम कम होगा ना। तुम सोच सकता था सप्लाई बढ़ेगा तो डिमांड कैसे आ जाएगा, पूछना चाहिए था। सर सप्लाई बढ़ेगा तो चीजों का प्राइसेस क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। हाँ, डिक्रीज होगा ना। बाजार में कोई चीज बहुत अवेलेबल होता है तो प्राइस पे क्या इफेक्ट होता है? अच्छा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज होता है। जैसे ही प्राइस डिक्रीज होगा बेटा, लोग डिमांड करेंगे ना, कोई चीज सस्ता मिलता है तो आप लेते हो, जी सर। तो बस वापस रिसेशन से बाहर आ जाएगा बाजार जैसे ही डिमांड बढ़ेगा। तो ये दो चीज को अप डाउन करता है। इसको एक्सपेंशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन। तो इन्फ्लेशन में कॉन्ट्रैक्शन करने का कोशिश करता है, रिसेशन में चीजों को बढ़ाने का कोशिश करता है गवर्नमेंट। एकदम। तो यहां पर हम बार बार आपको एक चीज समझा रहे हैं। देख लो, अब आप जो ऊपर पढ़े ना बेटा, अभी ISLM का आपस में रिश्ता, देखो अब आपके काम आ जाएगा 1 सेकंड के अंदर डायग्राम में। और आपको एक आ गया तो दूसरा भी आ जाएगा। सेकंड डायग्राम आपको सीखना नहीं है। तो देखो मेरा कहां गया? IS मेरा क्या होगा? IS मेरा सेम रहेगा, लेकिन हम क्या बोला बार बार? मनी सप्लाई बढ़ रहा है ना इसमें। इसमें क्या हो रहा है? मनी सप्लाई का बढ़ना। जी। तो मनी सप्लाई का बढ़ना मतलब LM का शिफ्ट होना, है ना? मनी सप्लाई तो LM से कनेक्टेड था। तो ये आपका IS कर्व है, ये आपका LM कर्व है। और मॉनेटरी पॉलिसी अप डाउन करके RBI मनी सप्लाई को अप डाउन करता है। तो मनी सप्लाई अप डाउन होगा, हाँ, किधर भी, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट या राइट। हाँ। तो इन्फ्लेशन में ट्राई करता है राइटवर्ड शिफ्ट का, इन्फ्लेशन में ट्राई करता है राइटवर्ड शिफ्ट का, और रिसेशन में, सॉरी, रिसेशन में राइटवर्ड शिफ्ट का, और इन्फ्लेशन में लेफ्टवर्ड शिफ्ट का। तो हम देखो यहाँ पे लिखिए, नोट्स के लिए लिख दिए आपके लिए, एग्जाम के लिए, कि आप इन्फ्लेशन जब रहेगा तो गवर्नमेंट LM कर्व को लेफ्ट शिफ्ट कराएगा। इससे इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा? अभी आप ऊपर पढ़े थे, LM कर्व के शिफ्ट होने पे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है और इनकम कम रहा है। तो इन्फ्लेशन, इनकम कम होगा, लोग खर्चा कम करेंगे, इन्फ्लेशन अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा। तेरा कमाई कम होगा, तुम खर्च कम करेगा ना, डिमांड कम करेगा, तो महंगाई अपने आप। जब चीजों का डिमांड कम होगा तो प्राइसेस पे क्या असर आएगा? इधर सर डिमांड कम होगा तो प्राइस घटेगा ना। हाँ, प्राइस घटेगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया है। डिमांड कम होगा तो प्राइस गिरेगा ना। डिमांड कम, हाँ। अरे तुम लेने, कोई लेने ही नहीं आ रहा है बाजार में, हम दुकानदार है, कोई लेने ही नहीं आ रहा है मेरा प्रोडक्ट, तो हमको क्या करना होगा? अल्टीमेटली बेचने के लिए छोड़ देंगे। हाँ, प्राइस को कम करना पड़ेगा ना। तो बस, तो देखो इनकम गिरा तो इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल में है? डिफ्लेशन में उल्टा बोलना, LM शिफ्ट होगा राइटवर्ड, इंटरेस्ट रेट गिरेगा, लोगों का इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो लोग ज्यादा खर्चा करने आएंगे, खर्चा करने आएंगे तो मार्केट रिसेशन से बाहर आ जाएगा। फिस्कल पॉलिसी में बेटा दो ही चीज आते हैं, टैक्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। आई रिपीट, फिस्कल पॉलिसी में दो ही चीज का बात होता है, टैक्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो जब इन्फ्लेशन होगा मार्केट में, गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करेगा? टैक्स बढ़ा देगा। महंगाई बहुत है, गवर्नमेंट को डिमांड तोड़ना है, तो टैक्स बढ़ा दो, चीजों का प्राइस बढ़ जाएगा, डिमांड टूट जाएगा। और अपना एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट क्या कर देगा? कम घटा देगा सर, ये तो एकदम। हाँ, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए टैक्स को बढ़ाएगा और अपना एक्सपेंडिचर को कम करेगा। इसको क्या बोलते हैं? वही ऊपर जो बोले थे, कॉन्ट्रैक्शन। जब इन्फ्लेशन हो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्शन करेगा और रिसेशन में एक्सपेंशन करेगा।
तो रिसेशन के टाइम में गवर्नमेंट क्या करेगा, टैक्स को कम कर देगा, अपना एक्सपेंडिचर ज्यादा करने लगेगा। सर कोविड के टाइम क्या हुआ था उसमें? कोविड के टाइम में गवर्नमेंट डिमांड को चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, इसलिए इंटरेस्ट रेट के साथ छिड़काव नहीं किया था। ठीक, तो आपको ये दो बातें लिख के आनी है कि इन्फ्लेशन में क्या होगा, आईएस शिफ्ट लेफ्ट होगा। अच्छा, वहां एलएम कर्व शिफ्ट हो रहा था मनी, यहाँ पे कौन शिफ्ट होगा, आईएस, क्योंकि यहाँ डिमांड सप्लाई को तोड़ने का बात हो रहा है, तो आईएस शिफ्ट होगा फिजिकल पॉलिसी में, जबकि मॉनेटरी पॉलिसी में कौन शिफ्ट हो रहा था, एलएम। ठीक बात। तो ये याद रखने वाला बात है कि मॉनेटरी पॉलिसी में कौन शिफ्ट करता है, एलएम, और इसमें आईएस। अब आपको शिफ्ट करने के बाद कैसा बनेगा, ये तो आप मेरे को खुद ही बहुत अच्छे से आंसर कर दिए थे, हमको पढ़ाना ही नहीं पड़ा था ये बात आपको, कि रेट पे क्या असर आएगा और इनकम पे क्या असर आएगा। तो बस याद क्या रखना है इस एक्स्ट्रा क्वेश्चन में कि फिजिकल पॉलिसी में गवर्नमेंट आईएस कर्व को शिफ्ट करवाता है टैक्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को अप डाउन करा के, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन रिसेशन में, और इसमें मॉनेटरी पॉलिसी में एलएम कर्व को, मनी सप्लाई को अप डाउन करवाता है। वहां मनी से छेड़छाड़ करता है, यहाँ पब्लिक के डिमांड से छेड़छाड़ करता है। तो मनी से छेड़छाड़ करता है तो एलएम अप डाउन होता है, और आईएस का प्रोडक्ट मार्केट का था ना, तो यहाँ पे प्रोडक्ट से छेड़छाड़ करता है तो आईएस से छेड़छाड़ हो जाता है। तो जब इन्फ्लेशन है, गवर्नमेंट क्या करेगा, आईएस कर्व को नीचे की तरफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट करवाने का कोशिश करेगा। कैसे, टैक्स को बढ़ा के, एक्सपेंडिचर को कम करके, और अगर रिसेशन है तो उल्टा करेगा। तो जो ऊपर आप शिफ्ट में आंसर किया ना वही करना है बेटा। देखो ये बढ़ेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो लोगों का इनकम भी बढ़ जाएगा। जब मेरा आईएस कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, रिसेशन में इंटरेस्ट रेट बढ़ जा रहे हैं, लोगों का इनकम बढ़ जा रहा है। तो गवर्नमेंट कैसे कर रहा है ये काम, टैक्स कम कर रहा है ताकि लोगों का इनकम बढ़े, अपना खर्चा बढ़ा रहा है, मतलब गवर्नमेंट ज्यादा लोगों को नौकरी दे रहा है ताकि ज्यादा लोग कमाएं। तो ये आपका रिसेशन में इन सब में आंसर करने का जगह है।